देश के अंदर कई लोग बोल रहे हैं कि फासिस्ट रिजीम। दिमित्रोव का एक किताब है जो फांसीवाद के खिलाफ जन मोर्चा करके एक किताब है, और दिमित्रोव कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के चेयरपर्सन भी रहे हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में फासिज्म के कई रूप हो सकते हैं। कहीं पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ अपोजिशन के पार्टी को सम्मानित करते हुए भी फासिज्म हो सकता है, लेकिन कुछ लोग मुगालते में जीते हैं जिनको लगता है कि आज पिछले 2 सालों से इस देश में फासिज्म आया है। और यह मुगालता इसलिए ये लोग पालते हैं कि फासिज्म के खिलाफ लड़ाई के नाम पर इन लोगों ने सिर्फ कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ा। इस देश के अंदर जो तथाकथित सो कॉल्ड मार्क्सिस्ट लोग थे, उन लोगों ने कास्टिज्म के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ा। और जब कास्टिज्म के खिलाफ आपने लड़ाई नहीं लड़ा, अब ये बताइए इस देश के अंदर, इस देश का जो अपना चरित्र है, अपना यूनिक कैरेक्टर के साथ ये देश जीता है, जहाँ पे कास्ट एग्जिस्ट करता है, क्या फांसीवाद के खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई में आप अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे? ये एक सवाल है। इस कैंपस में जब यहाँ पे क्लास शुरू हुआ डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस के नाम पर, उस इनॉग्रल सेशन में उसी सेंटर के लोग आके बोलते हैं, जिस सेंटर का कहना है कि कैंपस में वाइवा का नंबर 30 से कम नहीं होना चाहिए। ये किस तरह का डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस का क्लास इस कैंपस में चल रहा है? और मैं बार बार कह रहा हूँ, जब हम किसी चीज को क्रिटिक करते हैं तो उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे बाइनरी क्रिएट किया जा रहा है कि एक तरफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाले, सोशल जस्टिस का बात करने वाले लोग, और दूसरी तरफ लेफ्ट के लोग। तो मैं लेफ्ट के उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो थ्योरी, जो विचारधारा मजदूरों को मुक्त करने के लिए, एक बेहतर जिंदगी देने के लिए, समान अवसर प्रदान करने के लिए दुनिया की ऐसी कोई भी विचारधारा है, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। हम मार्क्सवाद के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर मार्क्सवाद का जो प्रैक्टिस पिछले 90 सालों से चला आ रहा है, मेरा उस पर सवाल है। और मैं कहता हूं कि अगर इस देश के अंदर मार्क्सवाद को स्थापित करना है तो पुराने सड़े गले हुए ढांचे को ध्वस्त करना होगा। बिना सड़े गले ढांचे को ध्वस्त किए हुए इस देश के अंदर मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट मूवमेंट खड़ा नहीं हो सकता। कितने लोगों के अंदर यह हिम्मत है कि वो कहे कि नक्सलबाड़ी का जो आंदोलन था वो आदिवासियों का आंदोलन था, नक्सलबाड़ी का जो आंदोलन था वो दलितों का आंदोलन था। लेकिन नहीं, उनके अंदर भगत तेलंगाना के आंदोलन के अंदर जो पार्टिसिपेशन था, हमारे इतिहास में उस बहुसंख्यक लोगों का जो हिस्ट्री है वो गायब कर दिया जाता है। और इसीलिए यह सवाल खड़ा होता है, हम कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर कौन सा मैनिफेस्टो, मार्क्सवाद का कौन सा मैनिफेस्टो काम करेगा? मैं अपने तमाम क्रांतिकारी साथियों को बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो दलित पैंथर का मैनिफेस्टो है, इस देश के अंदर भारतीय चरित्र के हिसाब से वही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। और आपको इस देश के अंदर कम्युनिस्ट मूवमेंट खड़ा करना है तो दलित पैंथर के मैनिफेस्टो के साथ खड़ा करना पड़ेगा। कहाँ डिबेट है? कौन से सिलेबस में दलित पैंथर का मैनिफेस्टो पढ़ाया जाता है? और ये सवाल है क्योंकि जब आप यहाँ पर चाहे सच में या झूठ में जय भीम लाल सलाम करते हैं तो आपको दलित पैंथर का मैनिफेस्टो पढ़ना पड़ेगा। दलित पैंथर के मैनिफेस्टो को अपने राजनीति में आत्मसात करने की जरूरत है। यहाँ पर यूनाइटेड ओबीसी फोरम के साथी दिलीप पिछले 4 दिनों से बिना पानी पिए भूख हड़ताल में जमे हुए हैं। सवाल क्या है? सवाल वही है जो 40 साल पहले था। यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, राजीव भट्ट कमेटी। पता नहीं कितने लोगों को मालूम है या नहीं है, 2012 के आसपास में। और जो तत्कालीन लिंगदो के पहला यूनियन था, लिंगदो के तहत चुनाव हुए पहला यूनियन के जो ऑफिस बेरर थे, राजीव भट्ट कमेटी का मेंबर हुआ करते थे। मैं कहना चाहता हूं कि 4 साल राजीव भट्ट कमेटी के डिबेट को सिरे से गायब क्यों कर दिया गया? क्योंकि राजीव भट्ट कमेटी भी यही कहता था
कि वाइवा के नाम पर जाति के आधार पर भेदभाव होता है। 4 साल से राजीव भट्ट कमेटी का न रिकमेंडेशन और इस तरह की कोई कमेटी भी बनी है, इस तरह का कोई रिपोर्टिंग नहीं हुआ। थोराट कमेटी बना, प्रोफेसर अब्दुल नाफे कमेटी बना, और ये बात हम लोग पहले कहते थे कि वाइवा के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये बात प्रशासन के द्वारा गठित कमेटियां आप कह रही हैं, तो फिर दिक्कत कहां पर है? दिक्कत कहां पर है? और मैं जिस जगह से आता हूं, दिक्कत एक्चुअल में क्या है मैं बताना चाहता हूं। यहाँ पर पूरे देश के सिनारियों में और खास करके आदिवासी इलाकों में विकास के नाम पर सब चीज हुआ है। विकास के नाम पर नरसंहार हुए हैं, विकास के नाम पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, विकास के नाम पर आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, विकास के नाम पर सब चीज हुआ है। दूसरा सवाल डेमोक्रेसी के नाम पर। डेमोक्रेसी के नाम पर इस कैंपस में और कैंपस के बाहर क्या क्या नाटक चल रहा है ये तमाम लोगों को पता है, क्योंकि जिसको आप फासिस्ट रेजिम कहते हैं वो भी इसी डेमोक्रेसी के तहत चुन के आया है। और जब डेमोक्रेसी के तहत चुन के आया है तो क्या आप उसको मानेंगे कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? ये एक सवाल है, और ये सवाल इसलिए है कि इस सवाल के साथ आपके राजनीति का दशा और दिशा तय होगा। मोदी भी कह रहा है कि हमको इतने लोगों ने वोट किया है, हम मेजोरिटी का गवर्नमेंट है। वाइस चांसलर कह रहा है कि ये यूनिवर्सिटी हमारा है, हम जैसे चला सकते हैं चलाएंगे। टीचरों का मानना है कि वाइवा का नंबर कम नहीं होगा। इसमें से कई सारे टीचर हैं जिनका मानना है कि वाइवा का नंबर कम होना चाहिए, और जिनका मानना है वो हमारे आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर छात्र शिक्षक यूनिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब इस कैंपस में देखिए किस तरह का डिस्कोर्स आता है, कई सेंटर का रिपोर्ट यहाँ पर लगाया गया है। कई सारे सेंटर के लोग कहते हैं वाइवा का नंबर 30 नंबर रहने दो, यानी तो 0 नंबर कर दो। यानी कि ठीक इसी तरह का बात है कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी नौकरी निकाली है जिसका सैलरी 10 लाख रुपया महीना है, लेकिन उसको राजधानी एक्सप्रेस के आगे लालटेन लेके दौड़ना है, उसको लालटेन दिखाना है। ये 30 नंबर होगा या 0 नंबर होगा, ये इसी तरह का एग्जाम्पल है। यानी कि आप कुल मिला जुला करके कहना चाहते हैं कि वाइवा का नंबर 30 नंबर ही रहना चाहिए। आप 30 नंबर के लिए लड़ रहे थे, प्रशासन आपसे 2 स्टेप आगे निकल गया। ये जो वाइवा का नंबर है 30 के बजाय 100 हो गया। अब ये बताइए कि चलिए मान लीजिए कि आपके 30 नंबर में ही आपके तथाकथित प्रगतिशीलता दिखता है, आप इस वाइस चांसलर से कैसे लड़ेंगे? क्या आपका लड़ाई होगा जहाँ के टीचरों के लिए भी? क्योंकि आज अगर किसी को लग रहा है इस मुगालते में है ये अटैक कुछ चुनिंदा लोगों के ऊपर है, शायद वो गलतफहमी में है। ये अटैक आने वाले समय में जो लोग 30 से 10 नहीं करना चाहते, जो शिक्षक, ये अटैक उनके भी ऊपर है। ये अटैक उनके सिलेक्शन का, जो टीचरों का सिलेक्शन कमेटी होना है उसके ऊपर भी अटैक है। लेकिन जो लोग यहाँ पर यूनिटी का दलील देते हैं और जो लोग कहते हैं ये लोग मार्क्सवाद के खिलाफ हैं, हम खुलेआम कहना चाहते हैं कि वो मार्क्सवाद हो या अम्बेडकरवाद हो या आदिवासी फिलॉसफी हो, जो इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर समान बराबरी का अवसर देने का काम, इज्जत हकूक के साथ इंसान को इंसान रहते हुए इंसानियत की तरह जीने का काम कोई भी विचारधारा देता हो, हम उसके खिलाफ नहीं है, हम उसके खिलाफ कभी नहीं है। लेकिन जो बाइनरी यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, और ये बाइनरी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा आपके ऊपर शक है। जो राजनीतिक मंशा है और जो राजनीतिक ईमानदारी का सवाल है, इसके ऊपर शक खड़ा होता है, और ये शक तब और ज्यादा मजबूत हो जाता है कि आप यूनिटी के नाम पे तमाम चीजें इस सेक्शन के लोगों को थोप देना चाहते हैं। यूनिटी का ठीका क्या हम लोग लेके आए हुए हैं? या यूनिटी क्या रिश्तेदारी है? या यूनिटी कोई वादा है पति और पत्नी का कि जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा? यूनिटी सवालों के नाम पर, संघर्षों के मैदान पर बनेगा और समय आने पर वो टूटेगा भी। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सवाल है
जो सोशल जस्टिस का सवाल है और ये जो संघर्षों का मैदान है, आइए साथ में इसी मैदान में खुलेआम यूनिटी बनेगी। आज लेकिन सवाल ये है कि आपकी मंशा साफ होनी चाहिए, आपकी जो ईमानदारी है, और मैं नहीं कह रहा हूँ अम्बेडकरवाद को लेकर के आप ईमानदार होइए, मिनिमम मार्क्सवाद को लेकर के आप ईमानदार होइए, उसी ईमानदारी के साथ आइए, यूनिटी बहुत मजबूत होगी। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, पिछले दिनों यहीं पे एक यूनियन का प्रोटेस्ट हो रहा था और जेएनयू के एक काउंसलर आके कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि जो सस्पेंडेड लोग हैं उन्होंने माफीनामा देखकर अपना रजिस्ट्रेशन लिया है। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि इस तरह की राजनीति, इस तरह का बात करते हुए अगर आप आएंगे तो शायद यूनिटी की दरकार नहीं है। और यूनिटी की दरकार इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि ये जो लोग हैं, चाहे वो संख्या में कम हो या ज्यादा हो, उसका सवाल एक ईमानदार सवाल है। वो अपने ईमानदारी के साथ इस सवाल को लड़ रहा है। इसका उदाहरण दिलीप यादव है, जो पिछले 4 दिनों से हंगर स्ट्राइक में बैठा है। वो कहते हैं कि तथाकथित ये लोग सीआईए का एजेंट है। भाई ये सीआईए, आप लोग मार्क्सवाद वामपंथी राजनीति कर रहे हैं, अमेरिकी पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और वैश्वीकरण को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। शायद हो सकता है हम लोग कम जान रहे हो। आप जिस फोर्स को सीआईए का एजेंट बता रहे हैं, वो तबका इस देश के अंदर जातिवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, संप्रदायवाद के खिलाफ और पूंजीवाद के खिलाफ सबसे मजबूती से लड़ने का काम किया है। ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा असर किन जातियों के ऊपर पड़ा है? गांव चले जाइए, कुम्हारों का हालत देखिए। दीपावली में इलेक्ट्रॉनिक दिया आ गया, दिया प्लास्टिक के आ गए हैं। उनकी जो रोजी रोटी थी, पैसा था, खत्म हो गया है। पढ़ाई का हालत देख लीजिए, अब प्लास्टिक का गेट और दरवाजा आने लगा है, कुर्सियां प्लास्टिक की। लोहारों का हालत देख लीजिए और इस तरह से तमाम आर्टिसन कास्ट का हालत देख लीजिए। और यही जातियां हैं तो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ पैर से पैर मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। हमको नहीं पता ये जातियां और इन जातियों से के लोग मार्क्सवाद को कितना पढ़े हैं और कितना नहीं पढ़े हैं, नहीं पता। लेकिन उसको ये पता है कि अगर खाद का कीमत बढ़ेगा तो लोग भूखे मरेंगे, अगर नरेगा बर्बाद होगा तो लोग सुसाइड करेंगे। जो किसान अपना फसल उगा के भी दाम नहीं मिलता है, वो भूखे मरेंगे। और इसीलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको नहीं पता आपके खांचे में वो मार्क्सवाद का लड़ाई है या नहीं है, लेकिन मेरे खांचे के हिसाब से वो इस देश का एक क्रांतिकारी आंदोलन है। यहाँ पे जो वाइवा का नंबर, एडमिशन पॉलिसीज किस नाम पे चेंज हो रहा है? देश में जो पॉलिसीज हो रहा है वो विकास के नाम पर तमाम चीजें हो रहा है। इस देश के अंदर और इस जेएनयू के अंदर मेरिट के नाम पर, यानी कि एकेडमिक्स के लेवल को एक्सेलेंट करना है, बेहतरीन बनाना है। और ये बेहतरीन के नाम पर ये तमाम गंदगी जो पिछले 40 सालों से इस कैंपस में चला रहा है, अगर ये चलता आएगा, पता नहीं किस तरह के बेहतरीन की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लोग प्रेस क्लब गए थे और वहां से ऑटो से हम लोग लौट रहे थे। मैं था, जयंत भाई थे, शकील था। मैं यहाँ पर खास करके इकोनॉमिक्स के प्रोफेसरों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जिनका एक ओपिनियन था कि वाइवा का नंबर कम करने से क्वालिटी और क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं हो पाएगा। ऑटो वाले भैया बोले कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, स्टूडेंट हैं, आप बताइए किसानों के बीच और स्टूडेंट के बीच क्या सिमिलरिटी है? तो हमने बोला कि आप ही बताइए। बोला कि किसान जब फसल उगाता है तो फसल उगाने के बाद उस फसल का कीमत उसको मंडी पे नहीं मिलता है और वो सुसाइड करता है। तो हम पूछे कि भैया स्टूडेंट का क्या मामला है? बोला स्टूडेंट जब दिन रात मेहनत करके अपने जगह से स्ट्रगल करके डिग्री लेता है तो उस डिग्री को लेने के बाद नौकरी नहीं मिलती है और इसलिए वो सुसाइड करता है।
और ये सिमिलरिटी है। हम कहना चाहते हैं कि मेरिट कोई जेएनयू में पढ़ के, कोई ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर में पढ़ के मेरिट का लॉजिक स्टेब्लिश नहीं हो सकता है, क्योंकि जो नॉलेज सिस्टम है, खेतों में काम करने वाले, इंडस्ट्री में काम करने वाले, वहाँ पे वहाँ के लोगों को भी, ऑटो चलाने वाले लोगों के अंदर में भी जो नॉलेज सिस्टम है वो वहाँ पे स्टेब्लिश है। तो फिर किस तरह का आप एक्सलेंट रिसर्च चाहते हैं? मान लीजिए इस देश के अंदर एक जगह लेते हैं, झारखंड लेते हैं, और झारखंड के खदानों में काम करने वाले मजदूरों के ऊपर एक रिसर्च करना है। क्या दिक्कत है कि जो मजदूर खदानों में काम करते हैं उसका बेटा आके वो अपने पिताजी के कामों पर रिसर्च करे? क्या दिक्कत है? तो सबसे जेन्युइन रिसर्च होगा, सबसे बेहतरीन नॉलेज प्रोड्यूस होगा। लेकिन सवाल ये है कि आपको नॉलेज प्रोड्यूस नहीं करना है। सवाल ये है कि नॉलेज के नाम पर जो पिछले हजारों सालों से इस देश में एक खास तबके का जेनोसाइड चला आ रहा है, आपको उस जेनोसाइड को, उस परशुराम के विचारधारा को आगे बढ़ाना है। और हम कहना चाहते हैं कि जब आप परशुराम बनने का कोशिश करते हैं, जब आप परशुराम बनने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग उसी विरासत से आते हैं कि इस तरह के परशुरामों को हमारे देश के अंदर आदिवासियों ने नस्तनाबूद किया है। पता नहीं यहाँ के इतिहासों में दर्ज है या नहीं है। अब चले जाइए आदिवासी इलाकों में, एक छत्तीसगढ़ चले जाइए, गुंडा दूर करके एक ट्राइबल लीडर हुआ करता था और भूमकाल आंदोलन चला था वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ। ये गुंडा दूर कौन है भाई? किसी को नहीं पता है, क्योंकि जब आंदोलन तेज हुआ तो उस भूमकाल आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक लोग गुंडा दूर कहलाए, इसलिए आज तक गुंडा दूर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। ये लोग, अगर किन्हीं को लग रहा है कि एक दिलीप यादव बैठा है, मैं कहना चाहता हूँ हो सकता है फिजिकली एक दिलीप यादव बैठा है, इस कैंपस के हजारों हजार दलित आदिवासी पिछड़े माइनॉरिटी के लोग दिलीप यादव बनकर इस मूवमेंट में शामिल होने का था। और जब इस तरह का एक आंदोलन चल रहा है इस कैंपस में, और दूसरी तरफ का एक डिबेट चल रहा है, हो सकता है वो सोशल जस्टिस के नाम पर चल रहा हो सकता है वो डिबेट यूनिटी के नाम पर चल रहा हो सकता है वो डिबेट हमारे और आपके जैसे लोगों को डिलेजिटिमाइज, या हो सकता है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में ये डिबेट को स्थापित करना चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ ये डिबेट पहले भी थे, ये डिबेट आने वाले समय में भी बने रहेंगे। राहुल ने भी पहले कहा कि सवाल को हल करो, इसका माइलेज किसको चुनाव में लेना है नहीं लेना है वो चुनाव के समय में डिसाइड करना है। और जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार ये वाइवा का नंबर कम करने का सवाल कोई चुनावी मैनिफेस्टो को जारी करने का सवाल नहीं है, पीआई को वापस करने का सवाल कोई इलेक्शन का मैनिफेस्टो को जारी करने का सवाल नहीं है, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन पॉइंट्स को लागू करने का सवाल कोई चुनावी मैनिफेस्टो का सवाल नहीं है। ये सवाल इस कैंपस को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा एक्सलेंट रिसर्च एकेडमिक इंस्टीट्यूट बनाने का सवाल है। और ये कैंपस तब ज्यादा एक्सलेंट बनेगा कि इस देश के अंदर तमाम वर्गों के रहने वाले लोग, उनका एक रिप्रेजेंटेशन होगा, उनका एक नॉलेज सिस्टम हम यहाँ पर उन साथियों से मिलकर जान पाएंगे। तेलंगाना में चले जाइए, वहाँ पे 200 साल पहले एक परंपरा थी लोहा बनाने की, जिसको वुड आयरन बोलते हैं। वो लकड़ी की तरह हल्का हुआ करता था और स्टील से भी ज्यादा मजबूत। वो परंपराएं खत्म हो गई। मैं यहाँ के साइंस के लोगों को चैलेंज करता हूँ कि जाइए, खोजिए, एक एक्सेलेंट कोट एंड कोट एक्सेलेंट रिसर्च वर्क कीजिए। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमने अपने इस तरह के तमाम परंपरागत परंपराओं को जो एक समाज को बेहतरीन बनाने की दिशा में ले जाने वाले थे, उनको मार दिया। और ये सब हो रहा है सभ्यता के नाम पर। इस देश के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जितने भी सभ्यताएं मोर एंड लेस, जिसको हम बोलते हैं ब्राह्मणिकल सभ्यता, और जिस सभ्यता का हम लोग कई लोग उसका पार्ट बने हुए हैं, ये सभ्यताएं बहुत ही बर्बरतम सभ्यता है। सभ्यता शुरुआती दौर में
हत्या करती थी। खुद जो सो कॉल्ड जो ब्राह्मणिकल सिविलाइजेशन के लोग थे वो खुद हत्या इस देश में किए हैं। दौर आगे बढ़ा, रेजिस्टेंस आगे बढ़ा, तो इन लोगों ने हत्या करवाना शुरू किया दूसरे के द्वारा। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट है और पिछले साल जो मामला जो सवाल रोहित के साथ हुआ, मैं उसके साथ जोड़ते हुए बोलना चाहता हूं कि सब सभ्यताएं और ज्यादा बर्बरतम होगी तो ये सभ्यताएं न हत्या करेगी न हत्या करवाएगी, आत्महत्या करने पर मजबूर करती है। और इसीलिए कहते हैं कि इस तरह के बर्बरतम सभ्यताओं को नस्तनाबूद कर देने का जरूरत है, जिसका हिस्सा एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर वाइवा के नाम पर, जातिगत भेदभाव के नाम पर होता है। क्यों इस तरह के सभ्यताओं को रखना? जो अब लीबिया के एक बड़े क्रांतिकारी बुजुर्ग लीडर हुआ करते थे उमर मुख्तार, वो कहते हैं कि हर एक इंसान की दो जिंदगी होती है। एक जिंदगी अपनी होती है, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत लोग जी रहे हैं। दूसरी जो जिंदगी होती है वो आने वाले फ्यूचर, आने वाले जनरेशन के लिए होता है, जिसको एक कम ही लोग जीते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो दूसरी तरह की जिंदगी जी रहे हैं कि आने वाला जनरेशन और हम लोग, हमारे आपके तरह के लोग, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आने वाले लोग, इस कैंपस का आखिरी जनरेशन नहीं बचे। तमाम जनरेशन आए, पढ़ के निकले, डिग्री ले और नॉलेज को और बेहतरीन बनाए, समाज को बेहतरीन बनाने के लिए नॉलेज प्रोड्यूस करें। लेकिन इस तरह का नहीं हो पा रहा। जब नहीं हो पा रहा है, फांसीवाद का दौर है, बहुत ही संकट का दौर है, कुछ लोगों के शब्दों में और मेरे भी शब्दों में, ट्रंप आ गया है अमेरिका में, बहुत ही संकट का दौर है। और ऐसे संकट के दौर में कुछ वामपंथी मित्रों को अगर लगता है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके, थोड़ा बहुत निगोशिएशन करके हम अपनी जमात को, और जमात जब मैं बोल रहा हूं तो उसको जमात के सेंस में ही लीजिए, कि हम अपनी जमात को, जो मार्क्सिस्ट मूवमेंट है, उसको बचा लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि कॉम्प्रोमाइज के बुनियाद पर, नेगोशिएशन के बुनियाद पर किसी भी देश के अंदर कोई भी क्रांतिकारी विचारधारा नहीं टिक पाया है। अगर इस देश के अंदर आपको टिकना है, आपको बचना है, खुद को बचाना है, तो आपको रेजिस्टेंस में जाना पड़ेगा, आपको एसेट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज को छोड़ के आंखों से आंखों मिला करके आपको मुकाबला करना पड़ेगा, तभी इस देश के अंदर मार्क्सवाद बचे। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि जो चीजें हैं उसको बचा लो। कहां से बचेगा भाई? बचाने के चक्कर में तो ये जाली लग गया, गेट लग गया। बचा लिए ये 20 मीटर का दायरा, जिसको बहुत लोग मानते होंगे, बहुत लोग रेस्पेक्ट करते होंगे, शायद हम जैसे कुछ लोग नहीं करते हैं, नहीं बच सकता है। कंप्रोमाइज करके कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रगतिशील ताकत नहीं बच सकता है, क्योंकि जो दुश्मन है ज्यादा मजबूत है, ज्यादा चालाक है, और दुश्मन का जो हथियार है उस हथियार से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने हथियारों को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा और ज्यादा तेज धार करना होगा, तभी आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। और ये तेज धार कॉम्प्रोमाइज करके नहीं हो सकता है। ये तेज धार रूमर फैला करके कि सस्पेंडेड स्टूडेंट ने माफीनामा दिया है, इस तरह से आप नहीं बच पाए। ये तेज धार ये कहते हुए कि ये लोग फ्रिंज एलिमेंट है, एडवेंचरिज्म कर रहे हैं, इंडिविजुअल हीरोइज्म कर रहे हैं, ये आरोप लगा के आप नहीं बच सकते। और ये इसलिए नहीं बच सकते हैं क्योंकि एडवेंचरिज्म पे भी बात आया। मैं कहना चाहता हूं कि तमाम लोगों की जिंदगी में एक होप होना चाहिए, एक एडवेंचर होना चाहिए। हाँ, हम लोग एडवेंचर कर रहे हैं, क्योंकि बिना एडवेंचर के किसी भी देश में कोई भी क्रांति सफल नहीं हुआ है। इस देश के अंदर सामाजिक आंदोलन को स्थापित करने के लिए और इस लड़ाई को जीतने के लिए आपके अंदर एडवेंचर होना चाहिए, आपके अंदर होप होना चाहिए। और हाँ, हम लोग एडवेंचर कर रहे हैं। हम लोग एडवेंचर इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले जनरेशन को एडवेंचर नहीं करना पड़े। हम लोग एडवेंचर इसलिए कर रहे हैं कि आने वाला जनरेशन जो कुछ दिनों के बाद इस गेट के बाहर रह जाएगा, वो आए और इस कैंपस को, इस कैंपस के एकेडमिक्स को,
इस कैंपस के नॉलेज सिस्टम को वो एंजॉय करे, वो और ज़्यादा इसको बेहतर बनाए, इसलिए एडवेंचर कर रहे हैं। अगर इस एडवेंचर में आपको दिक्कत है तो आप मत कीजिए, आपके नहीं एडवेंचर करने का भी स्वागत है, रेस्पेक्ट है, कोट एंड कोट क्रांतिकारी सलाम रहेगा। इन सारे शब्दों के साथ शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम।